बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज की जो हमारी वीडियो है ये आप समझ लें कि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ये मास्टर क्लास है रियल एस्टेट के पूरे बिजनेस को समझने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए कौन सी फिजिबल चीज़ होगी वो मैं आखिर में बताऊंगा कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए आज के दौर के अंदर। और मेरे ख्याल से कि वो लोग कि जो रियल एस्टेट के इंडस्ट्री को इतना अच्छी तरह नहीं समझते, उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल जो है वीडियो होने वाली है और उनको बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे उनका ओवरऑल इस इंडस्ट्री के बारे में जो एक सोच है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो रियल एस्टेट है। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तरक्की याफ्ता माशरों की भी मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका हो कहीं भी हो। इसका मतलब ये है कि ये जो शोबा है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हमारे रियल एस्टेट के शोबे के बारे में जानते हैं, उन्होंने एक टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर जो एक अनपढ़ होता है, सिगरेट की डब्बी पकड़ी होती है और उसका कोई चलन भी इतना नहीं होता, जो एक टिपिकल मॉडल है प्रॉपर्टी डीलर का, वो उन्होंने सोचा हुआ है। लेकिन अब वो जो मामला है वो प्रॉपर्टी डीलर का तो नहीं है। आप दुनिया भर में जो है वो तो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, उधर बड़े आपके कोर्सेज आप करने पड़ते हैं, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। बड़ा तरीके से काम होता है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ होगी लेकिन इट विल टेक ए टाइम, बिकॉज हमारे बहुत सारे और काम हैं जो होने वाले हैं। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वक्त के साथ होगा। अच्छा जी, रियल एस्टेट शोबा है क्या बुनियादी तौर पे? देखिए, रियल एस्टेट शोबा है, इसकी बुनियाद ये है कि लोगों की रहने की, कारोबार करने की और इन्वेस्टमेंट की नीड्स होती हैं। यानी आपके पास पैसा होगा, आप ये नहीं कि कैश की शक्ल में आप अपने संदूक में या आप अपने बैंक में रखेंगे। अगर आप बैंक में कैश की शक्ल में रखेंगे, बैंक तो बहुत कमाएगा, लेकिन आपको जो पैसा बैंक देगा, पहली बात है वो सूद होगा, दूसरी बात यह है कि वो उतना नहीं होगा जितना आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो आपका पैसा है कि ऊपर कोई पैसा कमाए ये आप चाहेंगे नहीं, लिहाजा आपकी इन्वेस्टमेंट की नीड है। अच्छा, इससे पहले लोगों के रहने की नीड है। यानी हमने जहाँ काम करना है, चाहे वो दुकान हो या ऑफिस हो, उसकी ज़रूरत है। जहाँ हमने रहना है, चाहे घर हो, अपार्टमेंट हो, उसकी नीड है। होटल हो, कुछ भी, उसकी नीड है। ठीक है ना? आप किसी और शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आपका कोई घर नहीं होता, कोई जानने वाला, तो आप होटल में ठहरते हैं, होटल रूम आप ले लेते हैं अपनी पॉकेट के मुताबिक और उसके मुताबिक आप किराया देते हो रहते हैं। तो इससे एक पूरी इंडस्ट्री चलती है। अच्छा जी, रियल एस्टेट में ना जो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट की जो आपके सामने आती है वो क्या क्या है। उसमें शॉप है, उसमें ऑफिस है, उसमें प्लॉट है। पहले प्लॉट है बेसिकली, हाँ जी, फिर वो उसके अंदर प्लॉट में अगर घर है, इस तरह फ्लैट है, इस तरह आप ऑफिस है, शॉप है, ठीक है जी, वेयर हाउस है, फार्म हाउस है, ठीक है जी। ये बहुत सारे मॉडल है, कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये मुख्तलिफ उसकी आप समझ लें कि उसकी शाखें हैं। अब इसकी जो बेस है वो या मदर इसकी इन तमाम चीज़ों की वो एक हाउसिंग सोसाइटी है या एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर एक बिल्डर है जिसने वो एरिया डेवलप किया। जैसे बहरिया टाउन है कि इन्होंने बहरिया टाउन में पहले लैंड ली, रॉ लैंड थी, बिल्कुल नाले फारक फजूल भी जगह थी, कुछ खेती वाली जगह भी थी। तो इन्होंने उसको एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया, रोड नेटवर्क का, स्ट्रीट्स का, प्लॉट्स का, ये सारा उन्होंने किया। फिर उसका उन्होंने सेवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बिजली का है सिस्टम, ये किया और उसके बाद उन्होंने उन प्लॉट्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया उन्होंने सेल करने के लिए, सो दैट कि जितना उन्होंने अखराजात किए, रोड्स बने तो ये उस तरह बने। ये मैं आपको बताऊं कि मैं बहरिया टाउन से कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ 2008 में, जबकि मैं मलिक रियाज साहब का एक प्रोजेक्ट था जिना, उसका मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था। तो मैं बहरिया टाउन में मैं जिस पहले बंदे से मिला वो मलिक रियाज थे, बाकी लोगों से मैं बाद में मिला क्योंकि वहाँ मेरा नई जॉब थी तो मैंने उनसे मिलना था उस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो उस वक्त जब मैं उनको मिलने के लिए आया तो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहीं सड़कें खुद ही बनी हुई हैं, इतने रोड है, बीच में इंटरमीडिएट है, पौधे, खजूरें लगी हुई हैं, दरख्त। तो मेरी जो बहरिया के बारे में ओरिएंटेशन हुई तो मुझे नेचुरली उस बंदे का ख्याल आया कि यार जो बंदा ये सारे को हेड कर रहा है, तो वो एक अजीबोगरीब सी फीलिंग थी कि यार एक ऐसे बंदे से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो नेचुरली रियल एस्टेट जो है ना वो
आप आम बंदे के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये जो डेवलपमेंट है, हालांकि 5 मरले के घर के ऊपर 5,000 रुपया, 10 मरले के घर के ऊपर कोई 10-12 हज़ार रुपया मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो कि बहरिया लेता है, और उसके अगेंस्ट वो यहाँ पौधे लगाता है, उनको पानी देने के लिए स्टाफ है, सफाई सुथराई का सिस्टम है, हर हवाले से। तो हाउसिंग सोसाइटी की आपको ओरिएंटेशन हो गई कि हाउसिंग सोसाइटी होगी तो जो बेसिकली प्लॉट क्रिएट करेंगी जिसके ऊपर कल को लोग घर बनाएंगे या प्लाजाज बनाएंगे या वो जो भी काम करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास सामने चीजें होती हैं जब आम बंदा जो है उसको फ्लैट चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको शॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, तो क्या किधर उसकी क्या नीड है। अब बुनियादी तौर पे होता ये है कि आपकी नीड एक घर है या एक फ्लैट है या कुछ भी है रहने के लिए, इसके अलावा आपकी नीड जाती नीड नहीं है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नीड है। यानी मैंने अर्ज किया ना कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक वाले कमा रहे हैं, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट से को देते हैं पैसा, उस पर बड़ा सूद लेते हैं। तो अब आपकी कोशिश होगी कि यार मेरा पैसा है तो मैं कमाऊं उसके ऊपर। तो फिर आप सोचते हैं कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो मॉडल है आपके सामने वो ये है कि या तो आप कोई पैसा लगाएं, कोई खुद इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस खोल लें। अब बिजनेस आप खोलेंगे तो आपके पास बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती। क्या पता आपके पास इनहेरिटेड पैसा है या आपने किसी तरह से कमाया है, लेकिन अब आपको बिजनेस रन करना नहीं आता, तो लिहाजा आप ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपका लॉस्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, जाया हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वैसे तो बिजनेस में ही करना चाहिए। अगर सब लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कोई चीजें बनाएंगे, सर्विसेज देंगे तो लोगों को फायदा होगा। लेकिन ये बड़ा लंबा है और रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि आपको पहले बिजनेस करने के लिए आपको पहले स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो फिर क्या लोग करते हैं कि जी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली बहरिया टाउन का जो पूरा मॉडल है ना, अगर जैसे हम कस्टमर डील करते हैं तो मैं आपको अगर बताऊं कि जब मलिक रियाज साहब ने ये नेवी के लिए जमीन खरीदी थी और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा लैंड थी और नेवी वालों से कहा कि भाई वो कुछ एक्स्ट्रा लैंड है, अगर हम और लोगों को प्लॉट बेच दें तो आपको कोई इतराज तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई इतराज नहीं है, आप बेच सकते हैं। तो लिहाजा एक नया जो ना हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया कि उन्होंने जो प्लॉट थे वो लोगों को बेचना शुरू किए। ये बहरिया टाउन की हिस्ट्री है। अच्छा, फिर मलिक रियाज साहब के पास इतना सरमाया तो नहीं था। हर बिजनेस के अंदर एक लिमिटेड ही सरमाया होता है ना बंदे के पास, और फिर उसके पास कोई अकल जहानत अल्लाह ने दी होती है, क्योंकि मलिक रियाज साहब पहले कॉन्ट्रैक्टर थे जो मुख्तलिफ ठेके लेते थे, उसमें छोटे छोटे ठेके भी होते थे, और तो बिजनेस की उनको सेंस तो थी और वो कोई अपॉर्चुनिटी तलाश भी कर रहे थे। तो बहरिया जो पाकिस्तान नेवी है उनका एक हाउसिंग का नीड थी, तो इन्होंने फुलफिल की। अब वो जो फर्दर प्लॉट थे जो कि लोगों को बेचे, आम पब्लिक को बेचे, तो उसमें हाउसिंग का एक उनकी नज़र में, जैसे कोई रियल एस्टेट में काम करता है, आपने देखा होगा 10 साल पहले जो वो काम कर रहा था, 10 साल के बाद वो कहीं ग्रो करके आगे चला जाता है। इसकी वजह क्या है? अगर वो काम करने वाला बंदा हो, इसकी वजह ये है कि ये फील्ड बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें आप आगे से आगे जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शोबा कि जिसके अंदर लोगों की जरूरत हो और बहुत बड़ी जरूरत हो, तो उसके अंदर आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट हाउसिंग लोगों की नीड है, उसके आप ग्रो कर सकते हैं। मलिक रियाज साहब ने सफारी विलास का वहां प्रोजेक्ट लॉन्च किया उस वक्त शुरू में, और वो उनके पास टीम भी थी जो कि एक आमिर साहब होते थे, मुझे वो बताते थे कि वो ब्रिज भी नहीं बना था और ब्रिज के अंदर से उतर के वो अकाउंट्स के थे वो, तो वो मुझे उसको स्टोरी बताया करते थे जब मैं वहां जाता था हेड ऑफिस में। तो यानी उनके पास अभी इतने लोग नहीं थे। फिर उससे पहले एक मुश्ताक साहब होते थे जो कि साबका कायदा यूनिवर्सिटी में वो थे, जो रिटायर्ड हुए थे, और वो फिर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव थे। मैं उनसे मिला करता था उस वक्त, और स्कीम 3 के अंदर एक घर के अंदर बहरिया टाउन का ऑफिस हुआ करता था। तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, यानी 2000 से पहले की बात है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि वो फिर मलिक साहब ने एक एक क्लाइंट को वो घर बेचे, यानी वो मलिक साहब उनको कस्टमर को देखते थे, उसको डील करते थे कि वो उसके पास क्या इन्वेस्टमेंट है या क्या वो चाहता है, क्या चीज उसको दे। तो मुझे लगता है कि वहीं से इनफैक्ट
बहरिया टाउन का जो बड़ा मॉडल है वो मलिक साहब के जहन में आया था कि भाई लोगों की नीड है और लोग वरीड है और लोगों को अच्छी चीज़ चाहिए, और अगर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, रोड की, स्ट्रीट्स की है, वो तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो फिर उन्होंने वो इतना बड़ा जो बहरिया को कंसीव किया, तो उस वक्त शायद उन्होंने समझ गया होगा कि यार ये तो ज़रूरत ही ख़त्म नहीं हो सकती, हम बना के थक जाएंगे। तो फिर वो उस वक्त उन्होंने फिर ये जो जिधर से मैं गुजर के आया हूँ, अभी DHA 1 में एंटर हुआ हूँ, ये लैंड उन्होंने उस वक्त लिया हो शायद, क्योंकि उस वक्त बहुत सस्ती ज़मीन थी और ये नाले थे और उसके आसपास कोई डेवलप एरियाज नहीं थे। तो वो उन्होंने फिर ये जो इस तरह से वो डेवलप किया था। मैं समझता हूँ कि कस्टमर की नीड होती है, कस्टमर ही आपको सिखाता है कि उसको क्या चाहिए, और कस्टमर को आपको चीज़ खरीद के देते हैं, उसमें उसको फ़ायदा होता है, तो आपको पता लगता है कि भाई क्या चीज़ फ़ायदे में रहती है और क्या चीज़ का कम फ़ायदा और कहाँ ज़्यादा फ़ायदा। तो आपने ये तमाम जो इसकी ब्रांचेज हैं, समझ लो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, उसके अंदर आपने अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करना होता है, सही है ना। तो आपको इतना डिटेल से पूरी बात बताने का ये है कि कुछ लोग हमें ना ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि शायद वो उनके जो हमें कमेंट करते हैं उनमें समझ नहीं उनको आती कि यार ये जो एक शोबा है ये कितना बड़ा है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब इसकी ये इंडस्ट्री बड़ा होने का मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल GDP है चाइना की, उसमें 35% रियल एस्टेट का है। पाकिस्तान की जो टोटल GDP है उसके अंदर शायद 2-2.5% रियल एस्टेट है। इसका मतलब है कि अगर हम भी 35% GDP के अंदर हमारा रियल एस्टेट का हिस्सा हो जाए, यानी तो इससे हम बाहर से कितना पैसा, शायद $100 अरब से ज्यादा हम पैसा अट्रैक्ट कर लें। अभी जो हम मंगवा रहे हैं वो मेजर पैसा रियल एस्टेट में ही लग रहा है, क्योंकि हम कस्टमर डील करते हैं और वो लोग चीजें खरीदते हैं। तो मैं अंदाजा है अगर हम वो जो बेसिक हमारी जो GDP है उसको बड़ा करें, कोई ऐसे इंसेंटिव दें कि बाहर से जो ओवरसीज है वो पैसा लेकर आए। क्योंकि अब आप देखें कि जो अभी एक उस पर मैं एक अलग वीडियो करूंगा, जो इस गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक आउटलुक दिया है, वो मैंने काम उस पर कर लिया, लेकिन मैं आपके सामने लेके नहीं आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 2000 ये एहसन इकबाल साहब ने ये प्रोजेक्ट करवाया है कि भाई 2035 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन होनी चाहिए। देखिए इंडिया जो है वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है, अमेरिका $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हो ही सकता है। लेकिन इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर जो पैसा बाहर से आता है वो जो अभी आ रहा है, हाईएस्ट गया था इमरान खान के दौर में $31 बिलियन, ये कम से कम $100 बिलियन पे जाना चाहिए। और वो भी इस पे से क्या था कि इमरान खान क्योंकि ओवरसीज फ्रेंडली थे और वो खुद कहते हैं मैं ओवरसीज हूँ, तो उन्होंने ओवरसीज का बड़ा कॉन्फिडेंस जो बहाल किया था, क्योंकि 3-4 अरब डॉलर तो रोशन डिजिटल अकाउंट में आ गया था। तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं एज ए कंट्री, लेकिन हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से लोग हमारे पास हमारे ही भाई, यानी हमारे घर का पैसा है, अगर एक भाई दूसरे भाई पे नहीं ट्रस्ट कर रहा, या उसकी वजह यह है कि हमने कवानीन नहीं ऐसे बनाए, हमने ओवरसीज को इंपॉर्टेंस और अहमियत नहीं दी। वोट का हक इमरान खान देना चाहता था, हमने बंद कराया कि भाई उनको ये जरदारी साहब जो है आजकल जो एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने बड़े कोई लाडले हो गए हैं, उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है। तो हम $100 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। $100 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जाती है। दुनिया की 25वें नंबर पे इकोनॉमी हम बन जाते हैं। अभी हम 50वें नंबर पे इकोनॉमी है दुनिया की, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, और इकोनॉमी में 50वें नंबर पे हो। देखे ना कितना ज्यादती है ना कि भाई ये जो लोग हैं ये इनको देखना चाहिए कि क्यों हम मार खा रहे हैं। हमारा अब देखे ना हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो $3-4 अरब कम हो गई सिर्फ इस वजह से कि साग डार साहब जो है उन्होंने $1 अरब की वो चीजें नहीं मंगवाई कि जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल और बाकी चलनी थी। उस $1 अरब ने $3 अरब और लेके आना। ये इतना सिंपल जमा तफरीक है कि एक आम आदमी भी जान सकता है, लेकिन इनके पास $1 अरब नहीं था। बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की थी। खैर रियल एस्टेट पे वापस आते हैं, तो ये सारी जो ब्रांचेज हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, वो रियल एस्टेट के अंदर है। अब मैंने आपको कहा था कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, वही बताऊंगा आखिर में। तो अब मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, मजीद नहीं अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। मैं अब आपको बताता हूँ कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो फाइल्स जिन्होंने लोगों ने बेची ना, वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा के चले गए।
फाइल्स तो आप समझ लें कि वो तो कोई आपको मुफ्त दे तो आप ना लें। उसकी वजह यह कि आपको किस्त देनी पड़ेगी। किस्त नहीं देंगे तो जो पैसे जमा किए हुए हैं वो कैंसिल कर सकती है हाउसिंग सोसाइटी, वो आपने लिख के दिया हुआ है। तो लिहाजा वो तो ना ही वो डेवलप हो सकेंगी और ना ही वो लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने लिए हैं वो बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि मैंने अर्ज किया था ना कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। तो सोसाइटी डेवलप करना बहुत हाई कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट है। तो सस्ती, इन्होंने तो सस्ती बेची। आप देखो ना, वहां पे जो 18 इस्लामाबाद है, उन्होंने अभी 10 मरले के प्लॉट लॉन्च किए, 3.5 करोड़ का 10 मरले का प्लॉट है। और ये सोसाइटियों वाले जो है 10 मरले का प्लॉट जो है ये 50 लाख का बेच रहे हैं। सही है ना। और 18 भी वही है। 18 भी जो डेवलप करेगा इसी तरह की सड़कें करेगा, ये भी उसी तरह ही करेंगे। ये तो नहीं कि ये कोई वो जो ईंटें लगा के सड़क बना देंगे सस्ती, ये भी तो वैसे ही करेंगे ना। तो आपको कॉमन सेंस ये काम करनी चाहिए कि यार ये इतनी सस्ती दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी है। देनी क्यों नहीं, जिसने देनी होती है वो तो दे देता है। तो ये मसला है कि फाइलें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब आ जाए प्लॉट की तरफ। प्लॉट का मसला ये हुआ है कि जब से प्लॉट ये जो रजीम चेंज हुआ उसके बाद प्लॉट जो है वो कीमत उसकी ऊपर नहीं जा रही, नीचे ही जा रही है। प्लॉट जो है उसकी डिमांड नहीं है। देखिए, जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती ना, और वो कीमत नीचे आ जाती है। और जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो, इस वक्त क्योंकि अच्छे अच्छे प्लॉट लोग बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको उससे मिल नहीं रहा, प्राइस घट रही है। कितने लोगों ने घर बनाना होता है वो बहुत कम है। पहले लोग प्लॉटों के ऊपर ना ट्रेडिंग करते थे, ये आज खरीद लिया, कुछ अर्से बाद इसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अब वो ट्रेडिंग खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा लगाया हुआ है और नॉन फाइलर पे प्लॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, ठीक है ना। और उस वजह से प्लॉट का खरीदार नहीं है। तो लिहाजा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल इस वक्त फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना घर बनाना है और आपके पास पैसा है तो फिर आप अच्छा सा प्लॉट चुने अपने लिए और उसमें वह घर बनाएं, अगर आपके पास घर बनाने के भी वसाइल हैं। अगर आप प्लॉट लेके कहेंगे कि ये महंगा हो जाएगा, तो वो अभी आने वाले इलेक्शन के बाद जाके महंगा होने को कोई समझ नहीं है। अगर अच्छा, अब आ जाए फार्म हाउस वगैरह। अब फार्म हाउस का मसला ये है कि जिधर फार्म हाउस सोसाइटियों ने लॉन्च किए हुए हैं ना, वहाँ भी डेवलपमेंट, बड़े बड़े ब्रांड जो है उन्होंने फार्म हाउस लॉन्च किए हुए हैं। उनके जो इंस्टॉलमेंट पे दिए हुए ना, वहाँ पे काम तेज़ नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि डेवलपमेंट का महंगा है, तो उस हवाले से वहाँ डेवलपमेंट तेज़ नहीं है। फार्म अगर बिल्कुल फिनिश लेंगे वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और अगर शहरों में है तो वो मुझे नहीं समझ के वो आप ले सकते हैं, या आपको ले सकते हैं तो लेना चाहिए। फार्म की वो उस हाउस की जो है वो लाइफ रहेगी, वो उसका हर वक्त जो है ना वो कस्टमर रहेगा और कीमतें ऊपर ही रहेगी। तो जैसे ये इस्लामाबाद में आर्चर्ड है या गुलबर्ग के अंदर रेडी फार्म हाउस है, उस पर घर बना सकते हैं। तो वो तो एक और तरह की प्रोडक्ट है, हाई एंड प्रोडक्ट है, महंगी चीज़ है, वो बहुत कम लोग जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आ गया फ्लैट की, ऑफिस की और शॉप की बात। देखिए, फ्लैट ऑफिस शॉप जो है ये क्या होता है, ये बेसिकली बैरियर टाउन या डीएचए के अंदर ही एक कंपनी होती है जो कि बिल्डर होता है, वो प्लॉट लेता है और उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वो ऑफर करता है। जब वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे ऑफर करता है तो उसमें 30% डाउन पेमेंट, जैसे हम आपके सामने चीज़ें लाते रहते हैं, वहाँ आपके लिए मार्जिन होता है। क्योंकि अगर वो महंगा बेचे तो बिकता नहीं है, पैसा लग रहा होता है। वो सस्ता करके बेचना चाहता है सो दैट के पैसा लोगों का आए और वो उस साइकिल में जाए जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। पैसा चाहिए वहाँ पे, करोड़ों रुपए का एक लेंडर डरता है, पैसा लगता है। तो लिहाजा वो इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर बेच के, तो वो चाहता है कि चलो मेरा प्रॉफिट है और रीजनेबल प्रॉफिट हो, तो वो बेच के अगले प्रोजेक्ट में जाना चाहता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी कैपेसिटी एक प्रोजेक्ट शुरू करने की थी, कर 4 चुके हुए हैं, फिर लोगों से वो सूद पे पैसा उठा लेते हैं और सूद पे पैसा उनको कमिट कर लेते हैं कि हम आपको इतना किराया देंगे। वो किराया बेसिकली वो आपका पैसा, पहली बात को वो महंगी चीज़ बेचते हैं, उसके ऊपर आपको किराए का लालच देते हैं और आप ही का पैसा आपको लुटा रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फंस जाते हैं और फंसे हुए हैं बुरी तरह। आजकल बड़े बड़े बिल्डर 4-4, 6-6 प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, लाइटें बंद करके अंधेरे में बैठे हुए हैं कि बाहर गाड़ी नहीं आती, वो किसी गाड़ी पे आते हैं तो लोगों को, क्योंकि पैसे लेने वाले नहीं छोड़ते। तो ऐसे बिल्डर से बचना है इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि वो फंसा हुआ है। आपका पैसा जो है ना वो मार्केट में फेंक देगा और वो आप और प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, साइटें ठंडी पड़ी हुई हैं वहाँ, क्योंकि पैसा चाहिए होता है। अब अगर किसी ने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना हो तो वो तो पैसा फिर भी उसके पास होगा, वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर सूद पे इतने सारे बंदे इकट्ठे कर लिए कि जी मैं आपको सूद दूंगा, अब वो पैसा सूद वाले को देगा या प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अच्छे अक्लमंद लोग थे, वो फेल हो गए हैं क्योंकि लालच में आ गए और उनसे वो मैनेज नहीं, हैंडल नहीं हुआ।
अब पता नहीं कितने साल लग जाएं उनको वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए कि जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो ये एक चीज समझने की है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, यानी जो लोग कस्टमर का एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसका सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। ये जो निटी ग्रिटीज हैं, ये जो बारीकियां हैं, वो तो नहीं जानता, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम उस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हमें पता है। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि लोग उनसे बच जाएं और जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दें और उनको चीज़ मिल जाएगी, कल को उनकी वैल्यू होगी। अच्छा, आपके जो यहाँ पे एक और भी बात है कि लोग कहते हैं जी अच्छा वो प्लॉट वगैरह के मुकाबले में आपने कहा कि जी वो कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट करें, तो किराए पे कौन लेगा, किधर लगेगा। अब लोगों को ये नहीं पता कि पिछले जब से रजीम चेंज हुई है, इमरान खान साहब ने जो मिनिस्ट्री दी थी और वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया था ना, उसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत खुले थे और उन्हीं प्रोजेक्ट्स ने दुनिया से पैसा मंगवाने के अंदर बड़ा काम किया था। यानी उन्होंने लोगों को कहा कि आप आए इन्वेस्ट करें, फिर हर बंदा अपने तलक से इन्वेस्टमेंट मंगवाता है ना, प्रोजेक्ट अच्छा बनाता है, उसके अंदर रेट अच्छे रखता है, लोगों को उसके अंदर कोई फ़ायदा देता है, इंसेंटिव देता है, ठीक है ना जी, तो फिर ही जाके प्रोजेक्ट बिकता है ना। तो लोगों ने पैसा मंगवाया और वो प्रोजेक्ट बने और वो फिजिबल हो गया। जब से रजीम चेंज हुआ तो जो स्टील की कीमतें थी वो कोई 1.5 लाख से शूट करके तो 2.5 पौने 3 लाख पे चली गई। जब इतनी कीमत पे चीज़ें गई तो लोग परेशान हो गए। यही वो जो सूद पे कारोबार करने वाले थे, इधर से भी इनको बहुत बड़ा डज पहुंचा। तो इन्होंने कईयों तो कहा कि हम तो लोगों से चार्ज करेंगे, क्योंकि इनका तो मॉडल ही इस किस्म का है ना कि उसके अंदर मैंने अर्ज किया ना कि सूद बहुत ख़तरनाक है। हमारा दीन जो है ना वो दीन हक है। असल जो फितरत के ऐन मुताबिक हमारे दीन के तमाम असूल व ज़वाबित हैं, जो हमें जो बाउंड्रीज दी गई हैं कि शराब हराम है, सूद गलत है जी। अगर कोई इस पे रिसर्च करे तो उसको अंदाजा होगा कि कितना खूबसूरत दीन है। तो सूद का किस लिए ममानत है। तो अब उनको स्टील की भी मार पड़ी, सूद की भी मार पड़ी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम भी रुका, स्लो हुआ। तो ये रजीम चेंज के बाद ये मामला हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि जो फर्दर लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करने थे उन्होंने नहीं किए या उन्होंने कम किया। उन्होंने कहा देखते हैं, स्टील ही बहुत महंगा हो गया, अगर कोई नीचे कीमतें आई तो ठीक है, वरना प्लॉट है पड़ा रहे। अब क्या हुआ कि चीजें बनना कम हो गई। यहाँ फिर जो डिमांड और सप्लाई की मैंने आपको बात की ना, जो प्लॉटों की इस वक्त सप्लाई बहुत है और डिमांड नहीं है। अब इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर भी आने वाले 1 साल के बाद यानी आप देखेंगे कि डिमांड बहुत हो जाएगी, इसलिए कीमतें ऊपर जाएंगी और सप्लाई इतनी नहीं होगी, क्योंकि आज सप्लाई ने ब्रेकें लगाई हुई हैं। आज प्रोजेक्ट शुरू होगा 3 साल 2.5 साल में जाके डिलीवर होगा। अगर आज स्लो मान रहे हैं तो 2.5-3 साल के बाद जाके बहुत फील होगा कि यार ये तो चीज़ें ही हाथ से बाहर हो गई हैं। यानी आप देखें ना, अगर फर्ज करें खरीदार ज़्यादा हैं और चीज़ें कम हैं तो डेफिनेट भी वो जो खरीदार है वो जो ज़्यादा पैसे भरेगा वो चीज़ उठा लेगा। तो लिहाजा ये खरीदारी का टाइम है। हम अपने जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको ये वाला सिनेरियो देते रहते हैं और वो उसमें से काफ़ी अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनको आने वाले टाइम में डेफिनेट बहुत ही अच्छा और बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब फाइनली मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। तो रियल एस्टेट का जो शोबा है ये हमारे पाकिस्तान में करोड़ों का शॉट है। रियल एस्टेट के शोबे में ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं, इसमें करोड़ों लोग खप सकते हैं। वो जो जीडीपी की मैंने बात की थी ना कि 35% चाइना की तरक्की में जीडीपी में रियल एस्टेट का हिस्सा है, तो पाकिस्तान में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना तो इधर ही देना ना, और कहाँ देना है आप सोचिए, ठीक है ना। टेक्सटाइल तो हमारा कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और आप सोचिए कि वो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारा एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ लोकली बनना शुरू हो जाए, जो कि सरामिक टाइल्स वगैरह और ग्लास और बाकी चीज़ें जो यहाँ बनती हैं उसकी बहुत कंजम्पशन है। इससे क्या होता है कि 40 इंडस्ट्रियाँ चल जाती हैं। 40 इंडस्ट्रियों के अंदर नेचुरली लोग खपते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और फिर ये जो सारी एक्टिविटी है उसके ऊपर टैक्स मिलता है। जैसे अभी उन्होंने आप देखें ना, सप्लायर के लिए जो पहले वो 4% ड्यूटी दे रहे थे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सप्लाईज दे रहे थे, अब इन्होंने 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। यानी अगर फर्ज करें कोई करोड़ रुपए के माल के ऊपर 4 लाख टैक्स दे रहा था तो 5 लाख देगा। तो अब ये टैक्स जो है, एक बिल्डिंग बनती है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 2 कनाल की बिल्डिंग बनती है और 2.5 सालों में मुकम्मल होती है, तो जो हम बनाने वाले हैं 15 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स देते हैं टोटल, अगर आप कैलकुलेट कर लें।
तो आप सोचिए अगर इस तरह की हजारों लाखों बिल्डिंग बनना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का हदफ है वो अचीव हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, पैसे वाला उसमें पैसा लगा रहा है, जो स्किल्ड लेबर है वो उस पर काम कर रही है, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वो लोगों को उनके लिए रिहाइश मिल रही है और उनके लिए ऑफिस और बिजनेस और शॉप्स और सब कुछ हो रहा है। तो यानी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आई होप कि आपको मैंने काफ़ी सारी ओरिएंटेशन दी उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं हमारे साथ, और उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन को सब्सक्राइब भी करें। बड़ी मेहनत करते हैं, आपको अंदाज़ा ही है कि कितनी मेहनत से और कितनी ज़िम्मेदारी से आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं। आपकी अप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है और आपकी दुआएं रिक्वायर्ड हैं कि अल्लाह करे हम इस इंडस्ट्री को सही मानों में ट्रांसफॉर्म कर सकें आम आदमी के लिए। और इस इंडस्ट्री के अलावा लाइफ स्किल्स के ऊपर भी हमारी वीडियोस होती हैं। हम लोगों को पैसा कैसे आपने कमाना है, फिर उसको सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, पूरा हर हवाले से हम वीडियोस देते हैं। तो प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।